नमस्कार साथियों, आप सभी का सोडा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने पंजाब एसआई के जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो 20 जून को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके आगे क्वेश्चन आज अपने स्टार्ट करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आज वाले क्वेश्चनों में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक नया नजरिया मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, जैसे अपने जितने भी क्वेश्चन है इसमें कुछ नई चीजें आपको मिलेगी। आपको एक बार ऐसा लगेगा कि सर आप ये क्या करवा रहे हो, हम तो इसमें याद रखना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा काम ये है, आपको जो सिखाया जा रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आप मेरे से पहले से पढ़े हुए हो या फिर किसी और टीचर से पढ़े हुए हो। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगता है सॉल्यूशन के माध्यम से, अगर आपकी तैयारी इंप्रूव होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना भी आप सभी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है परसेंटेज का, आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ करने का थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्या बोला हुआ है, आज अपने सारे क्वेश्चन किस में लिए हैं, इंग्लिश में भी लिए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे इंग्लिश वाले, तो एक बार इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, देखो भी क्या बोल रहे हैं, नए बजट में केरोसिन तेल की कीमत में 40%, क्या बोल रहा है यहाँ देखना, यहाँ देखना क्या बोल रहा है, 40%। क्या बोल रहा है, 40% की बढ़ोतरी हुई। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक लास्ट में बोलेगा व्यय अपरिवर्तित रहे, एक बोलेगा कि व्यय में इतने प्रतिशत की कमी हुई या इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देखो ध्यान रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप सभी को यह पता होता है, उदाहरण के लिए जैसे सभी को पता होगा, कीमत गुना में क्या होती है, खपत, और ये किसके बराबर होता है बताओ, खर्च, खर्चा, या इसको क्या बोलते हैं, खर्च या व्यय, जो भी आप बोलना चाहो व्यय। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये भी आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए मैंने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई भी वस्तु खरीदी। अब 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने कितनी वस्तु खरीदी, मान लेते हैं 2 केजी वस्तु खरीदी। तो आप मुझे बताओ, 5 रुपए वाली 2 केजी में वस्तु खरीद रहा हूं, तो बताओ कितना खर्चा होगा, बताओ 5 दूनी 10 रुपए का। तो आपको सिंपल दिख रहा है ना, 5 को 2 से गुना करेंगे तभी तो अपना टोटल खर्चा आएगा। ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आप सभी को पहले से पता है। ठीक है, तो आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया। व्यय बराबर क्या होता है, कीमत गुना में खपत होती है। अब इस क्वेश्चन को देखना, करने के दो वे होते हैं। आपको हमेशा ये बोलेगा कि अगर ये वाली चीज, खर्चा हमेशा अपरिवर्तित है, खर्चा क्या है, अपरिवर्तित है, तो 100% परसेंटेज में, काम समय दूरी में, कम से कम अर्थमेटिक के 5 से 7 चैप्टर में, और यूं मानो तो आप पूरी मैथ के अंदर ये ए बी नियम जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो लगेगा। कंडीशन क्या है, सिर्फ एक बात दिमाग में रखना कि जब आपका, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं, बी मान रहा हूं, ए और बी का गुना हमेशा क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित। जब ये अपरिवर्तित रहेगा तो आपका यानी कांस्टेंट रहेगा, तो आपका ए बी नियम हमेशा लगेगा। कैसे लगेगा, जिस अनुपात में इसका मान बढ़ेगा उसी अनुपात में इसका मान क्या होगा, कम होगा। अनुपात बोला है मैंने, परसेंटेज नहीं बोला, ध्यान रखना। जिस अनुपात में ए का मान बढ़ेगा उसी अनुपात में बी का मान कम होगा। एक बार समझाने के बाद में आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हो आराम से। ठीक है, क्या बोला इसने, नए बजट में केरोसिन की कीमत में कितने की बढ़ोतरी हुई है, बताओ 40% की। तो आप बताओ इसके ए में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, 40%। तो मैंने यहां लिख दिया 40%। इसके आगे किसका निशान लगाऊंगा, प्लस का। क्यों लगाया प्लस का निशान, क्योंकि इसमें आपको क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इधर देखना, इस ए के मान में बढ़ोतरी होगी तो बी के मान में क्या होनी चाहिए, बताओ कमी होनी चाहिए ना, तभी तो लास्ट में आपका इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, दोनों का कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ किसका निशान आएगा, बताओ माइनस का। और आएगा कितना, वो अभी आप देखते चलना,
40% की भिन्न वैल्यू क्या होती है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को ये पता नहीं है देखो कैसे होता है। परसेंटेज को हटाओ तो 40 बटा में क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा कितना? 2, और नीचे कितना आएगा? 5। तो 40% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 40% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2 बटा में 5 होती है। तो सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का कितना आएगा? प्लस का 2 बटा में 5 आएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ किसका निशान आएगा बताओ? माइनस का। क्यों आएगा पता है आपको? अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा आपका? कम होगा। अब आपको यहाँ दिमाग में रखना, ये 2 है या यहाँ पे 1 होगा, कुछ भी होगा वो एज इट इज यहाँ पे क्या कर दो? कॉपी कर दो। इस बात को जो बच्चा समझ गया वो वर्बली इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और सोल्व कर सकता है ना। हमेशा मैंने क्लासों में ऐसा ही बताया है आपको, ठीक है। अब देखना, यहाँ किसका निशान है? यहाँ 2 है तो 2 का आपने 2 लिख दिया। यहाँ किसका निशान है? प्लस का। 5 प्लस 2। ध्यान से इस बात को सीखना और समझना। 5 प्लस में 2 कितना आया बताओ? 7। तो 7 इसके बट्टा में चिपका दो, 7 इसके बट्टा में चिपका दो। तो कितना आएगा बताओ? 2 बट्टा 7, और 2 बट्टा 7, 1 बट्टा 7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बताओ? 14 से 2 बट्टा 7 होती है। जिन बच्चों ने परसेंटेज कहीं से भी पढ़ा है उनको ये पता होगा 1 बट्टा 7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1 बट्टा 7 भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14 से 2 बट्टा 7 प्रतिशत होती है। और इसकी 2 बट्टा 7 की क्या होगी? जस्ट डबल, 28 सही 4 बट्टा में 7%। आंसर कितना आएगा बताओ? 28 सही 4 बट्टा में 7%। अब जिन बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत हाई लेवल करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं निकालना था वो क्या करो? भिन्न है ना, भिन्न को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। तो 200 में 7 का भाग दे के देख लो तो भी कितना आएगा बताओ? 28 सही 4 बट्टा में 7%। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी कंपटीशन के आप बच्चे हो तो सिंपल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक भिन्न, यानी 1 से लेके 1 बट्टा 20 तक आपको भिन्न की परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज की डायरेक्ट भिन्न वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब देखना भाई, इतना सारा समझाने का मेरा सिर्फ इतना सा पर्पज है। कल को आपको क्वेश्चन ऐसा है, देखो सिंपल, आप बंदा बोलेगा 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% का मतलब क्या होता है? 1 बट्टा 5, ठीक है। यहाँ सीधा लिखो प्लस 1 बट्टा में 5, और वे क्या होना चाहिए? अपरिवर्तित होना चाहिए। अगर ये बदलेगा तो आगे क्वेश्चन आए हैं वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे अगली शिफ्टों में बदलने वाले आए तो इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। ए बी वाले नियम को छोड़ के इसमें आएंगे अपने ए बी सी वाले में, ठीक है। तो प्लस 1 बट्टा 5 क्या बोला? 20% की वृद्धि हुई। यहाँ 40 है, मैंने 20 मान लिया अगले क्वेश्चन के हिसाब से। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1 बट्टा में 5, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखूंगा, 1 का चिपका दूंगा सेम टू सेम 1। 5 प्लस 1 कितना आएगा बताओ? 6। और इसका मतलब क्या होता है? माइनस आपको कमी को बताएगा, प्लस आपको बढ़ोतरी को बताएगा। जिसका मतलब क्या होता है बताओ? 16 से ही 2 बटा में 3%। अब ये आया कैसे? 1 बटा 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल आपका 16 से ही 2 बटा 3% आए। अब इस क्वेश्चन को मैं जस्ट 20 सेकंड में आपको आप भी सोल्व कर सकते हो, बताता हूँ कैसे करना है। कीमत में 40% की बढ़ोतरी प्लस 2 बटा 5, दिमाग में रखना है प्लस 2 बटा में 5। सिर्फ आपको इतना सा मेथड ध्यान रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ प्लस 2 बटा 5 है, 2 का 2 रखो, 5 प्लस 2 कितना आएगा? 7। 1 बटा 7 का 14 से 2 बटा 7, और 2 बटा 7 का 28 से 4 बटा 7%। कमी होनी चाहिए उसके क्या होनी चाहिए? उसके खपत में क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए, तभी उसका व्यय क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी समझ पाए, ठीक है। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अशोक 2% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 4250 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे 1 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है। तो बताओ वर्ष के लिए, उस वर्ष यानी 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? यानी अशोक को कितना ब्याज प्राप्त होगा? कहने का मतलब आपने अपने साधारण जीवन में ये बात देखी होगी, कोई बंदा कम ब्याज के ऊपर उधार लेता है और आगे वाले बंदे को ज्यादा ब्याज के ऊपर उधार दे देता है। तो इस लेन देन के अंदर वो क्या होता है? थोड़ा बहुत मुनाफा कमाता है। क्यों कमाता है मुनाफा? इसके 3-4 रीजन होते हैं। या तो जो आगे वाला बंदा, बीच वाला ब्रोकर है, मान सकते हैं आप उसको, वो ज्यादा दर पे उधार दे रहा है, ठीक है, या ज्यादा समय पे उधार दे रहा है, ठीक है, या फिर ज्यादा रुपए अपनी तरफ से भी कुछ रुपए मिला के उधार दे रहा है। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ब्रोकर वाले में, ठीक है। अब क्या बोला? 2% की दर से तो उधार लिया उसने, 1 साल के लिए लिया, ठीक है, 1 साल के लिए उधार दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 5% दर, यानी ज्यादा के ऊपर उधार दे दिया ना। कितने ज्यादा के ऊपर उधार दिया बताओ? 3%।
तो उसका मुनाफा तो कितने % का होने वाला है, जो अपने पास रखेगा ना लास्ट के अंदर, बाकी तो उसको जिससे लिया उसको लौटाना पड़ेगा, तो 3%। ठीक है, सभी को आई थिंक ये पता होना चाहिए। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना में आर गुना में टी और बटे में क्या होता है 100 होता है। अब ये होता क्या क्या है देखो, एसआई का मतलब क्या होता है साधारण ब्याज, पी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है दर यानी रेट, टी का मतलब क्या होता है समय। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, उनको ये सिंपल फॉर्मूले छठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, पता होने चाहिए। ठीक है, पी आर टी। अब इसमें क्या बोला है, रेट, रेट का डिफरेंस कितना आया बताओ, 3% आया ना, यानी 3% अपने पास रखेगा, लाभ कितना होना चाहिए 3%। कितने समय के लिए बताओ, 1 साल के लिए। और मूलधन कितना है बताओ 4250 यानी 4250, ये लो। और बट्टा में कितना आएगा बताओ 100 आएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, और कुछ कटने के लिए नहीं है, तो यहाँ देखना 5 गुना 3 कितना आएगा 15, एक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये वाला और ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में और देखना क्या बोल रहे हैं बंदा। अच्छा, इधर देखना, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इधर देखो 5 3 15 आएगा, 5 का इधर लिखो 5, फिर 6 3 दूनी 6 और एक कितना आएगा 7, तो लास्ट में 7 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन रहेगा आपका कौन सा 127.5। ठीक है, बाकी आप पूरा करके भी देख सकते हो। बट्टा में कितना आएगा 10, आंसर कितना आएगा 127.5 रुपये। आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो बीच में रहेगा वो ब्याज मिलेगा। ठीक है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को इस 4250 का 1 साल के लिए 2% के हिसाब से निकालेंगे, फिर इसी का 5% के हिसाब से निकालेंगे, फिर माइनस करते फिरेंगे। ऐसा नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, जो गैप है ना 3% का, वही तो उसके पास बचेगा, बाकी 2% तो जिसे उधार लिया उसको लौटाएगा ना। सिंपल आपको इतना सोचना था। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल कंपटीशन में अगर आपको ये फॉर्मूले पता है सिंपल सिंपल, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो ना। 100 मान के भी आप कर सकते थे, बाकी मैंने 100 मान के बहुत बार आपको बताया है कि मूलधन अपने आप में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन की गति यानी चाल की बात कर रहा है, कितनी है बताओ 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 सेकंड में तय की गई दूरी। अच्छा, मीटर में दी हुई है, तो 7 से आपको सबसे पहले क्या है सेकंड दिया हुआ और मीटर दिया हुआ है, सिंपल सी बात, यानी मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है, ये लो मीटर प्रति सेकंड की। आपको पता होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए कितने से गुना करना पड़ा है, कितने से भाग देना पड़ता है। आई थिंक सबको पता होगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बताओ, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है भाई मेरे, इधर देखो 5 बट्टा में 18 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर रिवर्स आना है तो कितने से गुना करोगे 18 बट्टा 5, सिंपल। और मैंने तो क्लासों में आपको 18 बट्टा 5 वगैरह ऐसा भी नहीं सिखाया। आप सिंपल ये बताओ, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर बड़ा होता है, देखो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, किलोमीटर बड़ा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 बड़ा है ना 5 और 18 में से, मीटर छोटा होता है तो इधर कितना आएगा 5 आएगा। ये कितना दिया हुआ है बताओ 108, 108 18 का कितने गुना है 6 गुना, सिंपल सी बात है ना 6 गुना, तो 5 का भी कितने गुना कर दो 6 गुना। ये लो, इधर आपका कितने गुना था 6 गुना था 108, और इधर भी 6 गुना करो तो कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका बदल गया, डायरेक्ट बदल गया ना, इतना नहीं सोचना होता। बाकी आप 5 बटा 18 से करोगे तो भी सेम ही चीज आएगा, 18 से कटेगा 6 बार, 5 से गुना होगा 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आगे चलो 7 सेकंड में, तो दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय होता है। क्या होता है चाल गुणा में समय होता है। तो चाल कितनी है बताओ 30 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 7 सेकंड, तो कितनी दूरी तय करेगा बताओ 7 3 21, कितना आएगा बताओ 210 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ 2 नंबर। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 18 का 6 गुना, 5 का 6 गुना 30, 30 का 7 गुना 210 मीटर प्रति 210 मीटर आपकी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। ठीक है, चाल कितनी आई 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आज अपने देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जहां आपको बेसिक, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था आपका बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिक के बाद में आपको क्या है इंडिविजुअली आपको क्या सीखना पड़ेगा, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ए बी नियम बहुत जगह बताऊंगा, चाल समय दूरी में इसका यूज बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस में इसका यूज बताऊंगा। ऐसे अर्थमेटिक और एडवांस के हजारों टॉपिक है जहाँ ए बी नियम काम करता है, बहुत फास्टली काम करता है। ठीक है, आपको वही सीखना है। आगे चलो भाई, ये क्या बोल रहा है, इन संख्याओं में से आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों ने
इन संख्याओं को देखा कि ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन टीसीएस में टाइम की वैल्यू को जब तक नहीं समझोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना। 12 से क्या बोल रहे हैं, विभाजित। 12 से विभाजित की बात कर रहे हैं तो आप हर संख्या में भाग दे के नहीं देखोगे, सिंपल ये देखना। 12 का मतलब क्या, 12 सम संख्या है, इसके टुकड़े कर लो। देखो 12 का मतलब क्या, 2 बोल सकते हो आप, इसको गुना 3 बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आप बोलना चाहो तो 2 बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुना में 3, यानी जो संख्या 12 से विभाजित होने वाली है वो 4 से भी होगी और किससे होगी, 3 से भी होगी। और वो संख्या किससे विभाजित होगी बताओ, 2 से विभाजित होगी। अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो कंपटीशन में पढ़ रहा है और 2 के विभाजकता का नियम नहीं आता हो, डिविजिबिलिटी का नियम नहीं आता हो, सभी को आता है। यानी ये संख्याएं जो 2 नंबर वाली विषम संख्या और ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती, यानी 2 से नहीं है वो 4 से भी नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये वाला और ये वाला तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब 3 से विभाजकता का नियम भी आपको पता होना चाहिए, पहले 4 से देख लेते हैं। 4 से क्या होता है, लास्ट के जो 2 अंक है ना वो पूरे अगर डिवाइड है किसी संख्या के तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड है, तो 56 भी 4 से डिवाइड होता है और ये भी क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये दोनों तो 4 से तो डिवाइड है। अब अपने 3 से चेक करते हैं। अब 3 से कैसे चेक करोगे, देखो जो बच्चे सिंपल पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पूरी संख्या को जोड़ लो और अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड है। पूरा भाग दे के नहीं देखना होता। देखो कैसे, 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 और 2 कितना हुआ, 11, 11 और 3 कितना हुआ, 14 और 6 कितना हुआ, 20 और 8 कितना हुआ, 28, 28 और 5 कितना हुआ आपका 33, 33 और 6 कितना हुआ, 39। क्या 39 3 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल है डिवाइड। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही रहेगा। ये 2 तो अपने पहले कट कर चुके हैं और सी नंबर वाले में आप कट कर सकते हो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करके। ये 3 से पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। आप पूरा विभाग देख के भी देख सकते हो, लेकिन अपने को सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक करने से मतलब होता है एग्जाम में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कैसे आया कैसे नहीं आया। ये डिविजिबिलिटी के नियम 1 से लेकर 13 14 तक आपको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं भी। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा शॉर्ट, अगर आपको सारा नहीं जोड़ना है ना, सारा नहीं जोड़ना है तो आप कैंसिल करते चलो। देखो कैसे कैंसिल करते चलो, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से सीखना। 4 5 2 3 6 8 5 और 6। देखो कैसे कट करते, 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, जैसे ये 3 तो 3 से विभाजित होगा, 6 भी होगा, बाकी जोड़ ही तो रहे थे, ये भी 6 होगा, 5 और 4 9 होता है, बिल्कुल डिविजिबल होगा। देखो 2 और ये 5 कितना हुआ, 7, 7 और 8 कितना हुआ, 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ से इससे भी कर सकते हो ना। थोड़ा सा 2-4 सेकंड बचेंगे आपके टाइम में यानी पेपर के अंदर, तो वो काम आप अगले क्वेश्चन में दे सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन तो फिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने 10वीं में ये फॉर्मूले बहुत पढ़े होंगे। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, जिस बच्चे को याद है क्वेश्चन कर पाएगा, वरना और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ये फॉर्मूले 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 गुना में माध्यिका कितनी दी गई है, मीडियन माध्यिका ये आपकी कितनी दी गई है, 470, माइनस में 2 गुना में माध्य कितना दिया गया आपके पास में, 590। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना था, कितना आएगा 77, ये 47 गुना 3 करोगे कितना आएगा 1410, माइनस में कितना आएगा 5 नहीं है ना, 1180। 20 यहाँ से बच गया, 10 यहाँ से 30 और 100 बोरे 100, 200 14 230 कितना आएगा 230। आंसर कितना आ जाएगा, आप माइनस करके देख लेना, आपका आंसर कितना मिलेगा 30 मिलेगा। 30 और किस में, अच्छा 2 ऑप्शन में 30 था, तो आप आराम से कट कर सकते। देखो भी अगला क्वेश्चन 6 नंबर वाला। अच्छा, 31 और 220 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 और 5 से विभाजित है। अच्छा, कई बच्चे इस क्वेश्चन को बोलेंगे ये बहुत कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं। आप ये देखो, आप सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से और 5 से। आप बोलोगे सर सिंपल सा अपने इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वही तो डिविजिबल होगा तीनों से। अपने जैसे काम और समय में टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते हैं बहुत बार, तो कितना आएगा इसका डिविजिबिलिटी नियम, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 15 आएगा। यानी 15 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी 15, 5 3 15, 15 नहीं आएगा सॉरी, कितना आएगा इसका मान, इसका 30 आएगा। कितना आएगा 30, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 5 3 15 दूनी 30, कितना आएगा 30। एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। यानी 30 सबसे छोटी वो संख्या है जिसमें 2 का भी पूरा भाग जाता है, 3 का भी जाता है और कितने का जाता है, 5 का भी जाता है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या एलसीएम अपने इसी को बोलते हैं। उसके बाद में जो 30 के मल्टीपल है उसमें तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको इतना सा काम करना था। अब इसने क्या बोला, 31 से 250 के बीच में।
आप बताओ, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे, पहली संख्या 30 है, 31 से छोटी है, काउंट नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको। आगे चलो, 30 के मल्टीपल चलने अब आपको, 30 के बाद में 60 है, 90, 120, 150, 180, उसके बाद में कितना आएगा 210, उसके बाद में 240। अब 240 के बाद में 270 नहीं जाएंगे क्योंकि 250 बोला आपको, इसमें आप सिंपल ये सोच सकते थे 1 2 3 4 5 6, एक और 7, कितना आएगा आंसर आपका 7। यानी 7 ऐसी संख्याएं हैं 31 और 250 के बीच में जिनमें भाग जाएगा पूरा पूरा 2 का, 3 का और 5 का। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल आपको ये सोचना था। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला इसमें, इसके ऊपर स्टार लगाना भी। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आपका टीसीएस पूछेगा ना, उनमें से एक क्वेश्चन ये है आपका। क्या बोल रहा है, ए बी और सी ने 5:4:3 के अनुपात में निवेश किया, यानी आप इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 5, 4 और 3 के रेशो में, ठीक है, व्यवसाय शुरू किया। सी प्रबंधन करता है, प्रबंधन का मतलब क्या, मैनेज कर रहा है ना, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो उसको वेतन के रूप में प्रति माह x रुपए दिए जाते हैं। 1 वर्ष के बाद में ए सी को समान हिस्सा मिलता है, यानी ए और सी को जो मिलने वाली राशि है या जो मिलने वाला लाभ है वो क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी को व्यवसाय में लाभ के रूप में 36,000 रुपए मिलते हैं तो सी को वेतन प्रति माह बताओ कितना मिला, सी को वेतन कितना मिला। अच्छा, वेतन यहाँ पे बोल रहे हैं, वेतन कितना मिला प्रति माह, ये आपको बताना है। देखो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने अनुपात समानुपात पढ़ा है उनको पहले से ये चीजें पता है, बाकी जिनको नहीं पता है आप आराम से सीखना भी। देखो कैसे, ये आपको ए बोला है, ये आपको बी बोला है और ये आपको सी बोला है। आराम से इस क्वेश्चन को रेशो से समझाऊंगा, आप समझते चलना। इन्होंने 5 रुपए डाले व्यवसाय में, इन्होंने 4 रुपए डाले और इन्होंने 3 रुपए डाले। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्या बोला कि जैसे इन्होंने एक शॉप बनाई होगी, उदाहरण के लिए शॉप बना लेते हैं, तो शॉप पे बैठने का या शॉप को संभालने का काम कौन कर रहा है, सी बंदा कर रहा है, तो सी को अलग से रुपए भी तो देने पड़ेंगे ना, वो तो घर पे आराम फरमा रहे हैं दोनों के दोनों, ये काम कर रहा है तो ये अलग से प्रति माह कुछ वेतन लेता है, लाभ मिलेगा वो तो अलग मिलेगा, और वेतन के रूप में कितना ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको। आगे क्या बोला कि इनको इसके अंदर से ए और सी को इक्वल मिलता है, यहाँ पे ये ए है और ये सी है, इनको बराबर समान धन मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि बी को मिलने वाला धन कितना है, 36,000 रुपए। कितना है, 36,000 रुपए। हमेशा मैंने आपको क्लासों में बताया है, ऑनलाइन भी बताया आपको कि अगर यहाँ बी का धन कितना है बताओ, 4 का मान कितना दिया गया बताओ, 36,000, क्योंकि 4 जिस अनुपात में आप इन्वेस्ट करोगे उसी के अनुपात में तो लाभ कमाओगे ना। 4 का मान कितना है, ये लाभ एक प्रकार से है, तो इसका मान कितना दिया गया, 36,000। 1 का मान कैसे आएगा बताओ, 36,000 के बट्टा में 4 जाएगा तो कितनी बार कटेगा, ये पूरा पूरा 9 बार, तो कितना आएगा 9 और 3 जीरो आगे, यानी 1 का मान कितना आया बताओ, 9,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको 5 का मान यानी ए का लाभ बताना है, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 5 कितना आएगा बताओ, इसका आएगा 45,000। कितना आएगा, 45,000 रुपए। यानी ए को मिलने वाला लाभ 45,000 है, बी को मिलने वाला लाभ 36,000 है, तो आप बताओ सी को मिलने वाला लाभ कितना होगा। एक लाइन आपने पढ़ी होगी, ए और सी को समान हिस्सा मिलता है, तो इसको अगर 45,000 मिला तो इसको भी कितना मिला होगा बताओ, 45,000 रुपए मिला होगा। लेकिन आप बताना, सी को 3 का ही तो मान मिलना चाहिए था ना, 3 का मान आएगा कितना, 9,000 से गुना करो 3 को, कितना आएगा बताओ, ये 9 3 27, कितना आएगा बताओ, 27,000 रुपए। मिलना तो इसको सिर्फ 27,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन मिला कितना, ए के बराबर मिला, कितना मिला, 45,000। तो कितना ज्यादा मिला बताओ, 18,000 रुपए एक साल का एक्स्ट्रा मिला। अब बताता हूँ क्यों मिला, इसका इनका गैप देखो कितना आएगा बताओ, 18,000 रुपए। अब ये 18,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि उसने अलग से व्यवसाय का क्या किया, प्रबंधन किया है, 12 महीने का 18,000 मिला, तो एक महीने का कितना मिलेगा, 15 गुना 12 कितना होता है, 180। तो सिंपल सी बात है, 1,500 रुपए। यहाँ आप कर सकते हो, एक साल का 18,000 था तो 12 महीनों यानी एक महीने का कितना आएगा बताओ, पूरा पूरा ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 15 बार, इसीलिए मैंने 12 गुना 15 बोला, कितना आएगा 180। तो कितना मिला बताओ, 1,500 रुपए। यानी पर मंथ उस बंदे को कितने मिले होंगे वेतन के रूप में, प्रबंधन के रूप में, 1,500 रुपए। तो आंसर कितना रहेगा, 1,500। आसान क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच आपके पास में ये होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आराम से इस क्वेश्चन को दोबारा सीखना और समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज होके आएगा, लगातार आएगा, अभी 2-3 साल ऐसे घूमेगा। आगे चलो भाई,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, एक शंकु का आयतन 735 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा शंकु, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई औपचारिक नहीं है, बाकी जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने आपको बताया है क्लास में, ठीक है। एक शंकु का आयतन कितना है बताओ, आप जानते हो जो फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्यूब, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच, कितना आएगा पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो आप जो जानते हो ना वो आयतन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसका मान कितना दिया है बताओ, 735 पाई दिया है ना, ये आयतन है और ये क्वेश्चन वाले का आयतन, तो इसीलिए मैंने दोनों को क्या किया है, बराबर किया है। मैथ में मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप बराबर, आपको अगर दो कोई भी संख्या दी हुई है, दो कोई भी मान दिए, उनको बराबर कब कर सकते हो, जब वो उनकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये आपका क्या दिया हुआ है बताओ, ये आपका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, तो इस आयतन के बराबर में आप आयतन ही रख सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसका क्या दिया, आयतन ही दिया है, तो आप बराबर आराम से रख सकते हो 735 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा आर स्क्वायर। अच्छा आर का तो मान दिया आपको, आप रख दो मान कितना आएगा 7 गुना 7, ये 7 गुना 7 गुना में कितना आएगा एच, और बट्टा वाला वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 735 गुना में कितना आएगा 3, ये 7 से काटोगे तो 1 0 5 यानी, और ये कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 और 5 कितना आएगा 15, यानी एच का मान कितना आ गया 15, और 3 अभी मल्टीप्लाई में है कितना आएगा 3, कितना आएगा बताओ 45 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो, अच्छा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, कितना आएगा 45 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था। 7 वाला मैंने कई बच्चों को क्लास में याद भी करवा रखा है, आप वहां से कर भी सकते थे, लेकिन पाई इसमें फिक्स दे दिया, वरना तो अपने 11 का डिविजिबिलिटी नियम चेक करते। बहुत सारे तरीके थे जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और क्वेश्चनों में डायरेक्ट लगते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है लगते नहीं है, डायरेक्ट लगते हैं। आप 11 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कि बच्चे बोलेंगे सर ये 11 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि पाई दे रखा है इसने ना, पाई को हटाया नहीं है, गुना नहीं किया। पाई का मान कितना होता है 22/7, और 22 में क्या छुपा होता है 11 छुपा होता है ना, वो आगे चल के आपको बताएंगे जब काम आएगा, ठीक है। आगे चलो भी, अच्छा शंकु बता देता हूँ होता कैसा, इस प्रकार का होता है भी देखो, बाकी कोई डायग्राम से कोई वैल्यू नहीं इन क्वेश्चनों में। कितना आएगा, ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी क्या होती है हाइट होती है, ये आपका एल होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई, जिसको लंबाई बोलते हैं, ऊंचाई लंबाई एक ही बात है, तिर्यक होती है, ठीक है, तिरछी जिसको बोलते हैं। आगे चलो, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से अच्छा सीपी की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित करें, यानी प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं एमपी की छूट, बाजार मूल्य पर छूट, यानी मार्केट प्राइस पर 15% की छूट, बिल्कुल 100%। जो आपकी एक बात आप दिमाग में बिठा के रखना, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे या फिर अंकित मूल्य पे दी जाती है ना, सिंपल सी बात है। छूट देने के बाद में उसे लाभ होना चाहिए कितने परसेंट का, 30% का। और लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होती है, क्लासों में बार बार बोला है मैंने ये बातें, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है, जब तक क्वेश्चन वाला कुछ बोले नहीं, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन वाला बोलेगा कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करता है, तो वो अलग कंडीशन है, वो एक अलग केस आ जाता है। इस क्वेश्चन में आपको करना किससे था, एक इसकी ट्रिक होती है ना, ट्रिक दिमाग में रखनी, आई कैसे वो बता देता हूँ, सारा कुछ है ना। वैसे तो इसको आपको करना है तो सिंपल ऐसे करोगे, अगर आप पढ़े हुए पहले से, छूट कितनी कम है 15, तो कितना आएगा 85, और वो कितना आएगा लाभ 30% का लाभ है, तो 100 वाली कितने में बेचेगा 130 में। कितनी बार जाएगा ये 17 बार 5 के पहाड़े से, और ये कितनी बार जाएगा 26 बार। कितना ज्यादा है ये देखो, 9 ज्यादा है ना, 9 और बट्टा में कितना है 17, गुना में कितना आएगा 100 आएगा। अच्छा 17 का यानी 1/17 क्या होता है 5.88 लमसम, 1/17 आपको बता रखा है मैंने कितना होता है 5.88%, ठीक है। इसका कितना गुना करना है मुझे, 9 गुना करना है, तो 9 से गुना करूंगा तो कितना 45 और 7 52, एक ही ऑप्शन है 52.9%, ठीक है। अब ये आया कैसे, आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा सर आपने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये बता देता हूँ क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कहानी ये होती है, ठीक है। उसके बाद में तो आप खुद ये प्रीफर करोगे ना, मुझे पता है जो बच्चा कंपटीशन वाला है वो इसी से सोल्व करेगा, हर बच्चा इसी से सोल्व करेगा, लेकिन इसी आया कैसे, इसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो कैसे हुआ, सबसे पहले आप मुझे बताना, यहाँ होता है आपके पास में अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस, एक ही बात है। अंकित मूल्य के ऊपर आप हमेशा छूट देते हो, छूट को क्या बोलते हो, 100 में से जो आपने छूट दिया तो मैंने 100 माइनस छूट लिख दिया, और बट्टा में आप क्या लिखते हो 100 लिखते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, छूट दे, जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपए अंकित मूल्य था, मैंने 10% की छूट दे दी, तो अब जो 90 रुपए पीछे आएगा, यानी 90 रुपए जो बचेगा वो क्या होगा, आप बोलोगे नो डाउट सर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो सिंपल सी बात है, ये सब इतना सब करने के बाद में ये आपका क्या बन जाएगा बताओ,
एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस सेलिंग प्राइस के बराबर में आपको लिखना क्या पड़ेगा बताओ। आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस के बाद सामने तो हमें सेलिंग प्राइस ही लिखना पड़ेगा। अभी तो आपने बताया कि विक्रय मूल्य है दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखना है। मैथ में दो चीजें हमेशा इक्वल तभी हो सकती है जब उनकी क्या हो, यूनिट समान हो, या फिर जो आप मात्रा कैलकुलेट करें वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ। आप जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपए मेरा अंकित क्रय मूल्य था, मैं खरीद के लाया 100 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 वाली को मैंने 10% का लाभ कमाया, तो 10% का लाभ कमाऊंगा तो 100 वाली बेचनी कितने में पड़ेगी बताओ। आप बोलोगे सर 10% यानी 100 का 10% 10 आएगा, और 10 रुपए में मेरे पास रखूंगा, तो इसका मतलब कितने में बेचूंगा बताओ, 110 रुपए में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखना तब वो बिक जाएगा, एसपी आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और गुना में अगर मैं यहाँ बोलूँ तो 100 प्लस लाभ होगा तो प्लस करेंगे, वरना माइनस, और यहाँ क्या होगा प्रॉफिट या फिर क्या लॉस, और बटा में कितना आएगा 100 आएगा। इस फॉर्मूले को, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद में आप इस तरीके के ऊपर आओगे, है ना, इस तरीके के ऊपर आओगे। आओ कैसे, देखो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताना, मुझे तो सिर्फ प्रिंटेड प्राइस और सीपी का ये तो चाहिए ना, रेशियो चाहिए। तो इधर देखो प्रिंटेड प्राइस बटे में इधर आ जाएगा सीपी। अब प्रिंटेड प्राइस के सामने क्या लिखा हुआ है बताओ, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर क्या लॉस, और बटे में क्या, ये उधर चला जाएगा, क्या आएगा 100 माइनस में छूट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब मैंने यहाँ छूट माइनस ही तो की थी ना, इधर देखो ये आपका क्या था, सीपी था, और ये आपका क्या था, प्रिंटेड प्राइस था। इधर देखो, इधर आपने मैंने क्या किया, 100 में से छूट माइनस ही तो की है। 100 यहाँ 100 है, छूट कितनी थी बताओ, 15%। तो इधर देखो 100 में से माइनस करके मैंने कितना लिखा है, 15 ही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देखो लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो 100 प्लस आएगा, लाभ कितने का हुआ 30 का, तो 100 में 30 जोड़ा तो यहाँ कितना लिखा 130 लिखा। हमेशा इक्वेशन ऐसे ही फ्रेम होते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कितना ज्यादा है कितना कम है, या फिर एक का रियल मान दे दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना तो आगे आप आराम से सोल्व कर सकते थे। अब इसको यहाँ से यहाँ लेके चलता हूँ। देखो इधर मैंने बोला पीपी, और इधर मैंने क्या बोला सीपी बोला। पीपी का मतलब अंकित मूल्य, इधर कितना आएगा 100 माइनस छूट कितनी है बताओ, इधर 100 माइनस 15 की छूट यानी कितना 85, और ये कितना हो जाएगा 130। आप 130 वाली वस्तु को 85 में बेच रहे हो, ठीक है, 130 वाली वस्तु को 85 में बेच रहे हो, तो कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। देखो इसने क्या बोला, क्रय मूल्य से कितने, एक दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना आपका बताओ 85 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखो मैंने, जिससे तुलना करते हैं वो आपको क्या लिखना होता है, बट्टे में लिखना होता है। 85 यहाँ लिखा, यहाँ कितना ज्यादा है, रिवर्स इधर बात करो, कितना ज्यादा है। देखो 30 और 15 कितना होता है बताओ 45, तो यहाँ 45 ज्यादा है, तो यहाँ मैंने प्लस का निशान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहाड़े से कटेगा 5 के, तो इधर 9 आएगा, 8 16 और ये कितना आएगा 17, और 9/17, यहाँ 9/17 ही तो लिखा था मैंने कट करने के बाद में। आप कट करना चाहो तो कर लो, वरना सीधा भी आप कर सकते थे, ठीक है। 1/17 का मान मैंने बताया ना, पुरानी अभी थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि 1 से लेके 20 तक आपको भिन्न का परसेंटेज मान याद होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना एक और तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। 900 में 17 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 52.9% आएगा, ठीक है। बाकी मेरा ये राय है आपके लिए कि अगर आप 1/17 का याद रखोगे 5.88%, परसेंटेज में ये बातें मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ पहली क्लास में, 5.88%, उसका आपको सिर्फ 9 गुना करना है। 9 पंजे 45 आएगा, 45 में आपको लमसम 0.8 लेके चलोगे तो कितना आएगा 0.7, 52 से थोड़ा सा ऊपर, एक ही ऑप्शन था 52 से थोड़ा सा ऊपर, कितना आएगा 52.9%, ठीक है। भी चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन मानूंगा इसको मैं, अगर आपने मेरे से पुरानी क्लासों में पढ़े हो तो मैंने अलजेब्रा जो आपका बीजगणित है उसमें मान रखना सिखाया है। आप आधे से ज्यादा बच्चे बोलते सर आपने मान तो सिर्फ 3 ही बताए थे ना, कौन कौन से रखने हैं, एक तो 0 रखना है, एक 1 रखना है, एक 2 रखना है, और रिवर्स में मानो तो 0 के बाद में इधर कितना -1 रखोगे, या फिर आप कितना रखोगे -2। इसके अलावा मैंने क्लासों में कभी प्रीफर नहीं किया है कि आप इनके अलावा कोई मान रखो। इनके अलावा रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है, कई बार पावर 3 होती है, कई बार पावर 8 होती है, कई बार पावर 11 होती है। उस केस में मान या तो 0 रखो या फिर 1 रखो, बहुत आसान रहेगा। ये क्वेश्चन आपके 20 जो जून को पेपर हुआ था, यानी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, और इसी का क्वेश्चन है। इसमें देखना क्या बोला गया है, आसान सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो 4 से 5 मिनट मान के चलो, 2 मिनट फास्ट से फास्ट करोगे तो भी करोगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या था, आप x का कोई सा भी मान ले लो, इनके अंदर से कोई सा भी मान ले लो। आप बोलोगे सर ये तो आपने मान बता रखे, इनके अलावा ले सकते हैं क्या, दुनिया का कोई सा भी मान ले सकते हो अपरिभाषित को छोड़कर। अब
आप इतने तो मूर्ख हो नहीं कि आप इसका मान 50 लेके चलोगे, 50 की पावर 3 करोगे, या 40 लेके करोगे, 40 की पावर 3 करोगे, या 2 करोगे। इतने मूर्ख नहीं है कोई भी बच्चा। तो मान क्या लेगा, या तो 0 लेना पसंद करेगा या 1 लेना पसंद करेगा। इन दोनों के अंदर से भी बच्चा क्या प्रीफर करेगा, 0 को ज्यादा प्रीफर करता है। आई थिंक अब 0 को क्यों प्रीफर करता है, मैंने बताया कि कई बार मान ये बदलने भी पड़ते, क्यों पड़ते हैं कि ऑप्शन मैच करने लग जाते हैं, दो ऑप्शन मैच करने लग जाते हैं। उस केस में क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या होता है कि आप मान बदल के रखो। 0 रखा था, 2 ऑप्शन आए तो 2 तो कट हो चुके पहले से, अब 1 रख के देख लो, टाइम बचेगा आपका, 100% बचेगा ना। अब ये लगभग 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने पुराना ये क्वेश्चन आया हुआ आपके टीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, पंजाब के एसआई के पेपर में पहली शिफ्ट के। ठीक है, देखो करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर मैं एक्स का मान क्या रख लेता हूँ, 0। जैसे ही 0 रखूंगा एक्स का मान, देखो 0 रखूंगा तो ये तो खत्म हो गया। 0 की पावर 2 क्या होती है, 0। इन 0 की पावर आप किसी को करो 1 आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इनका, ये खत्म हो गया। कितना आएगा, ये देखो यहाँ कितना आएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आएगा, देखो ऊपर ऊपर आपके पास में कितना बना, माइनस का 54, और ये कितना आया माइनस का 36। माइनस से माइनस वैसे कैंसिल हो चुका है, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ कितना आएगा, देखो 9 बट्टे में, ये तो 0 है, छोड़ दो इसको। 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, ये लो 36, माइनस में कितना आएगा 3 बट्टा में 4। अब जिन बच्चों को यहाँ ये लगता है कि आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, अब एक बार के लिए ऑप्शन के ऊपर नजर करना। ठीक है, आप देखना ये तो खत्म हो गया। 3/2 का मतलब क्या था, 1/2, 1/2 और 1/4 कितना होता है बताओ, ये 1/2 है और ये 1/4। एक बार के लिए छोड़ दो, मत सोल्व करो ना, हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं आपको। इधर देखो ये कितना आएगा, ये तो 0 हो गया। 1/2 और एक ये कितना होता है, ये तो 3/2 होता है, बताइए आपको। 1/2 माइनस 1/2, ये तो खत्म हो गया, 0 आ गया। इधर कितना है 1/2, 1/2, 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 ही होती है। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या अलग अलग बने ना, इसीलिए मैंने बोला था आप 0 मान रखो, एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको सोल्व करना है आपको। कितने से कटेगा, 18 से कटेगा 3 आएगा, 18 से कटेगा 2 आएगा, 9 से कटेगा 1, ये 4 आएगा। यानी 3/2 प्लस में 1/4 प्लस में 3/4, इन ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। 1 और ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, कितना आएगा 2.5। अरे ये माइनस का था ना, 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड, ये माइनस का था ना, यहाँ तक सारा कुछ सही है। इधर देखो 3/2, 3/2 प्लस में 1/4, यानी ये तो डेढ़ है ना, डेढ़ और आध, यानी डेढ़ और पॉइंट कितना होगा, 0.25 कितना होता है बताओ, 1.75। और ये कितना है बताओ, ये तो माइनस कितना है 0.75। आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे ये क्या है आसान लगता है तो मैंने ऐसे कर लिया। कितना आएगा बताओ, ये 1 आएगा। यानी 1.75 में से 0.75 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। निशान का खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक कौन सा ऑप्शन बन रहा है बताओ, ये तो आपका 1 देगा नहीं, आधा है, और यहाँ आधा होता तो 1 बनता, तो ये तो नहीं हो सकता। ये कितना दे रहा है 1.5 दे रहा है, नहीं हो सकता। ये 0 दे रहा है, एक ऑप्शन ऐसा जो आपको एक आंसर दे रहा है ना। एक्स के मान, मेरा ये मानना है कि आप इस तरीके को प्रीफर करो। यहाँ समझाने में थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सर यहाँ ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन इन तरीकों को आप डेली लाइफ में यूज करोगे। एलजेब्रा पूरा का पूरा 0, 1 और 2 इन 3 ही मान के ऊपर टिका हुआ है। जिन बच्चों को ये मान सही टाइम पे और सही वे में रखने आ गया, वो क्वेश्चनों को, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को 1 सेकंड में सोल्व कर सकता है। और ये रियल है, आप सोल्व करोगे। एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, उनका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे अपने इसी चैनल पे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और धन्यवाद भी आप सभी का बहुत।